गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। अगर शुरुआत करें आज की क्लास की, और आप जानते हैं कि आज की क्लास में हमारा डिस्कशन बिहार के एस्टेट को लेकर होने वाला है, जिसके अंदर क्लास 11th और क्लास 12th यानी कि पीजीटी लेवल की में इकोनॉमी के जो पेपर रहा 2023 के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। भास्कर कुमार वेरी गुड इवनिंग, देवांग प्रताप सिंह वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से इस इवेंट को शेयर कर दीजिए भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। कैरियर विल टीजीटी पीजीटी हमारे लिए स्पेशली कैरियर विल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ये चैनल है आपके पास। चाहे आपका बिहार का टीआरई का एग्जाम हो, उससे रिलेटेड वीडियोस हो, बिहार से रिलेटेड एस्टेट की वीडियोस हो, या फिर इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य से रिलेटेड जो एग्जाम है उसकी बात, तो बिल्कुल क्लास जो होगी वो भी होगी आपके बैच के अंदर। और ये जो क्लास एक्चुअल में ये भी होने वाली है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। 2024 का जो बिहार एस्टेट का पेपर है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप मेरे साथ इकोनॉमी स्पेशल का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी भी, और क्लासेस इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पर पूछा जाता है, तो लगभग सारे ही क्वेश्चन यहां से आपके हो जाएंगे, चाहे वो एस्टेट हो, टीआरई का हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या किसी और राज्य से पीसीएस या पीजीटी लेवल का पेपर हो। तो चलिए आज की क्लास के पहले सवाल से शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया एग्जाम में कि मार्शल के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू मार्शल, जो हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी कहलाते हैं, उन्होंने जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स की जो डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, और उसमें आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू मार्शल यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे सर मार्शल ने जो डिफाइन किया उसमें कहा था अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में, यानी कि जो जीवन हमारा लाइफ है, इसकी जो ह्यूमन काइंड है, मैनकाइंड है, उसकी स्टडी करना, इसे इकोनॉमिक्स कहा गया। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जिस तरह से होती हैं उन पर यह सवाल पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र जो है वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जबकि आप जानते हो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये बात किसने कही? अगर यही सवाल एडम स्मिथ को लेकर पूछा गया होता, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, आप जानते हैं, तब इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता। चलिए वेरी गुड इवनिंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स? इनमें से कौन सा वो है जो इकोनॉमिक्स के दायरे में नहीं आता? यही सवाल लगभग मुझे याद है 2024 के एस्टेट में भी पूछा गया है, लेकिन 2023 में भी सेम सवाल पूछा गया। इसमें धन और आय की बात की गई है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्र की वृद्धि और विकास की बात की गई, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टर्म, ये भी ठीक होगा। देश में मूल्य वृद्धि के कारणों का अध्ययन भी किया गया इसके अंदर, इसमें भी कोई समस्या में नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव की बात इसमें नहीं की जाती। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, ये हमारी पॉलिटी का हिस्सा, राज व्यवस्था का हिस्सा, ये इसके अंदर शामिल नहीं होता है। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज, जो इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स है, जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं, केंद्रीय समस्याएं या मूल समस्याएं कहते हैं भाई, वो समस्याएं क्या होने वाली हैं आपके पास? जब आप कहते हो इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कहोगे क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए करें। ये तीनों ही ठीक है। देखो इसके अंदर ये भी सवाल आपके पास 2024 के एस्टेट में भी पूछा गया, यानी यहां जो स्टेटमेंट दी गई है वो सारी की सारी करेक्ट होने वाली है। अगला देखेंगे ध्यान से, अगला पॉइंट क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ओनली द प्राइस मैकेनिज्म सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स? सिर्फ याद रखना जो प्राइस मैकेनिज्म है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जिसे आप हिंदी में कहोगे कि जो मूल्य तंत्र होता है, बेसिकली जो कीमत तंत्र कहलाता है, वो केंद्रीय समस्याओं का समाधान। अब ये सोचिएगा ध्यान से, कीमत तंत्र कहते किसे हैं? देखो कीमत तंत्र होता है जहां पर कीमत यानी मूल्य को बाजार के द्वारा तय किया जाए। बाजार की शक्तियां जब किसी कीमत को डिसाइड करती हैं, और बाजार शक्ति का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति। जब मैं कहता हूं कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा यह काम किया जा रहा है, मांग और पूर्ति के द्वारा यह काम किया जा रहा है, तो आप याद रखो यह व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। जबकि सरकार के द्वारा जब किया जाए तो उसे
प्रशासन मूल्य कहा जाता है। यानी प्रशासन मूल्य का मतलब होता है वो कीमत जो सरकार द्वारा तय की जाए, और सरकार द्वारा जो कीमत होगी बेसिक तौर पर वो आपके पास समाजवाद का हिस्सा हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज यूजुअली, सामान्यतः जो उत्पादन संभावना वक्र होता है जो ये डिसाइड करता है, इंडिकेट करता है बेसिकली कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है, दो गुड्स के बीच में। अगर हम दोनों के वेरियस कॉम्बिनेशन को लेते हैं, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को अपने सभी रिसोर्सेज को यूज करते हुए, तो जो पीपीसी कर्व है उसका नॉर्मल शेप देखो ऐसा रहता है। जो पीपीसी कर्व है इसका जो नॉर्मल शेप रहता है वो इस तरह का रहता है, जिसे कॉनकेव टू ओरिजिन कहा जाता है। क्योंकि ये पीपीसी कर्व है इसे कॉनकेव टू ओरिजिन कहते हैं, याद रखना। जबकि हम जो आईसी कर्व होता है, डिफरेंस याद रखना, जो अनादिमान वक्र बनता है वो ऐसा बनता है, जो आइसो क्वांट बनता है वो भी ऐसा ही बनता है। तब मैं उस आईसी कर्व को बोलता हूं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो सवाल में क्या पूछा वो जानना जरूरी है सर। तो ये मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, जिसे हिंदी में अवतल और इंग्लिश में कॉनकेव टू ओरिजिन कहा जाता है। बात सभी को समझ में आ रही है भाई? यहां तक एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन यही कर्व एल शेप में कब होगा? देखो मैंने आपको बताया है, अगर यहां पर क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अगर वो डिक्रीज करने लगती है तब ये कॉन्वेक्स भी बन सकता है और ये एल शेप्ड में बनेगा जब दो गुड्स जो होंगी वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, पूर्णतः पूरक होंगी। अंडर विच कंडीशन विल द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट आउटवर्ड, यानी कि जो हमारा पीपीसी कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा। देखो मान लेते हैं कि एक पीपीसी कर्व है लेकिन ये शिफ्ट हो जाता है आउटसाइड यानी ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। इसका मतलब यह है कि हम इसमें गुड्स एक्स और गुड्स वाई इन दोनों वस्तुओं का पहले के कंपैरिजन में ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। अब हम ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी कब आ सकती है बताएं मुझे। सर ज्यादा उत्पादन करने की जब बात की गई है इसके अंदर, तो मैं ये कह सकता हूं जब हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा तब भी हम ज्यादा करेंगे, जब संसाधनों में वृद्धि होगी तब भी हम ज्यादा करेंगे, जब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास होगा तब भी हम ज्यादा ही करेंगे। इन सभी केसेस में हमारा पीपीसी कर्व जो होगा वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ज्यादा उत्पादन को दर्शाएगा। पॉइंट क्लियर है भाई सभी का? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ डिमांड। डिमांड को डिटरमाइन करने वाले जितने फैक्टर्स हैं उनमें से शामिल नहीं हो रहा है, बताना कौन सा। वो कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है डिमांड के अंदर। अब जितने भी फैक्टर्स हम पढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन कहते हैं जिसे, तो याद रखिएगा जैसे आप कहोगे सर प्राइस, वस्तु की कीमत तो डिटरमाइन करती ही है, संबंधित वस्तु की कीमत है वो भी डिटरमाइन करती है, जो आय होती है, आय इस तरह नहीं, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर का इनकम लेवल है वो भी करती है। लेकिन यहां पर कुछ मिस हो गया, मैं डी ऑप्शन बनाता हूं, वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आप कहेंगे जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो सरकार का प्रकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिमांड पर। सरकार किसी भी व्यवस्था वाली हो, चाहे पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था, किसी को भी फॉलो करने वाली हो, उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दी गई है इसमें। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड टू द राइट ड्यू टू, यानी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर झुका हुआ होता है राइट साइड में। सामान्यतः डिमांड कर्व जो हम बनाते हैं वो इस तरीके का होगा। अब ये जो डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरह का होगा अगर, तो इसका अर्थ क्या बनता है, इसके पीछे नियम क्या है? देखो याद रखना, हम हमेशा पढ़ते हैं कि इसका मतलब है कि प्राइस के ज्यादा होने पर जो डिमांड है देखो हमारी वो कम हो जाती है। जब प्राइस ज्यादा होता है और जो डिमांड है वो कम हो जाती है, हम कहते हैं कि ऐसा होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, जिसे हिंदी में क्षीणता या यूटिलिटी का डिक्रीज होना कहा गया। इसका अर्थ यह बनता है बेसिक तौर पर कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो हर बार पहले से कम होती चली जाती है जनरली। और जब वो ऐसा होता है तो उसी को हमने मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर झुक जाता है, इसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आय के कम होने की वजह से नहीं होता क्योंकि तो प्राइस के साथ होता है, टैक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं बनता, इलास्टिसिटी की वजह से डाउनवर्ड नहीं होता। इलास्टिसिटी तो इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी बना सकती है। अगला सवाल है, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस ऑफ
वाई, यानी जितना डिमांड ऑफ एक्स चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में चेंज इन प्राइस ऑफ वाई हो। अगर डिमांड ऑफ एक्स की बात की गई है लेकिन प्राइस ऑफ वाई की गई, यानी दो अलग अलग वस्तुएं हैं, वाई के प्राइस का चेंज होने से डिमांड एक्स की क्या इफेक्ट होगी, इसे क्या कहते हैं सर? तो देखो याद रखो, इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, इसे कहते हैं तिरछी लोच। यानी एक वस्तु की मांग का संबंध दूसरे वस्तु के प्राइस से जब होता है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी है। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है ये, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो रिलेशन अलग होगा, सब्स्टिट्यूट अलग होगा, लेकिन अगर दोनों गुड्स के बीच में कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं है, तब इसका आंसर जीरो भी आता है, क्योंकि यहां दो अलग अलग चीजों की बात की गई, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन टोटल यूटिलिटी। ये बिल्कुल देखो, रियल पेपर देखने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये पेपर 2023 में आया हुआ है, ये 2022 में है। मैंने कहा मैं आपको एमपी टेट का जो पेपर हुआ है वर्ग 1 का वो भी कराऊंगा, जो यूपी का एग्जाम हुआ है उसकी बात भी करूंगा। उसके अलावा आप देखो जो हरियाणा का टीईटी का एग्जाम है, एचटेट का एग्जाम, वो भी करेंगे। अब सवाल में कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो हो तो हम जानते हैं कि टोटल यूटिलिटी किस समय क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कांस्टेंट भी होगी, मैक्सिमम भी होगी। उस समय जो डिफरेंस आएगा दोनों का जीरो होगा। जो इंडिफरेंस कर्व है उसके बारे में सत्य नहीं है, याद रखना, क्योंकि आप जानते हो इंडिफरेंस कर्व जो बनता है वो इस शेप में बनता है, जिसे कॉन्वेक्स नेचर कहते हैं। वह दाहिनी और नीचे की ओर झुका होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह बात सही है सर। वह मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है, यह बात भी ठीक है। वे एक दूसरे को काट सकते हैं, यह बात गलत है। अब क्योंकि सवाल में यही पूछा है क्या सत्य नहीं है, तो आपने कहा जी दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, दोनों अपनी अपनी यूटिलिटी को दर्शाते हैं, दोनों यूटिलिटीज डिफरेंट है, जो आगे है वो अधिक रहेगा, जो पीछे है वो कम रहेगा, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, इसलिए एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व द गुड्स आर, अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व राइट एंगल्ड हो, इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व हो, आईसी कर्व की शेप ऐसी हो अगर, तो इसका मतलब बताना है, सवाल पूछ रहा है कि ऐसी शेप कब आती है बताओ मुझे। बिल्कुल याद रखें वही तो, ऐसी शेप आने की वजह क्या होगी आपको याद रखना है। सामान्य तौर पर तो ये डाउनवर्ड होता है, लेकिन जब दो गुड्स जो सब्स्टिट्यूट होती हैं, अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट होती हैं तो वो इस तरह की एक लाइन को बनाते हैं, लेकिन अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जिन्हें हिंदी में पूरक कहा जाता है, तो जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होंगे यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी, तब इंडिफरेंस कर्व इस तरह का बनेगा, और सब्स्टिट्यूट के केस में इस तरह का होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, द सप्लाई कर्व ऑफ ए कमोडिटी, जो सप्लाई कर्व होता है सामान्यतः वो कैसा होता है, सप्लाई कर्व। अब हमें डिमांड कर्व तो हमने कई बार देखा, लेकिन सामान्य तौर पर सप्लाई कर्व ऐसे होगा, इस शेप में होगा, यानी प्राइस के अप होने पर सप्लाई इंक्रीज करती है, इस बात को दर्शाता है। तो बताएं मुझे कि सप्लाई कर्व कैसा होगा, तो आपने कहा ये इसका स्लोप होगा अपवर्ड टू द राइट, राइट साइड में ऊपर की ओर जा रहा है, इसको आप कहोगे स्लोप होगा ये। इक्वल प्रोडक्ट कर्व आर, ये इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहलाता है, या इसी को आइसो क्वांट भी कहते हैं, क्योंकि आइसो क्वांट हमारा सेम प्रोडक्शन को दर्शाता है। तो जो आइसो क्वांट कर्व होगा, जो दो गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जिन्हें दो फैक्टर्स लेबर और कैपिटल का यूज करके बना सकते हैं, ये भी कॉन्वेक्स नेचर का होगा। दो आइसो क्वांट कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, नीचे की ओर झुका हुआ होगा, मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होगा, ये पॉजिटिव स्लोप नहीं होगा, ये कभी दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। आपने कहा सिर्फ एक ही बात सही है कि कॉन्वेक्स नेचर का होगा, बाकी की दोनों बातें इसके अंदर गलत हैं, ऑल ऑफ द अबव ठीक नहीं हो सकता। द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द आइसो कॉस्ट लाइन, जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में होता है। देखो जब हम आइसो कॉस्ट बनाते हैं, ये देखो आइसो कॉस्ट लाइन होती है और ये हमारा आइसो क्वांट होता है, ये जो आइसो क्वांट होता है और जो आइसो कॉस्ट होती है, अब ये वाला जो पॉइंट बनता है आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट लाइन का, जहां ये इसको स्पर्श करती है, जहां ये इसको आइसो कॉस्ट को स्पर्श करती है, आइसो क्वांट को यानी कि समान उत्पाद को,
टच करती है, ना कट करती है, ना नीचे होती है, ना ऊपर होती है, बल्कि उसको स्पर्श करते हुए जाती है, वो पॉइंट बनता है इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर के लिए बनता है इंडिफरेंस कर्व में, और प्रोड्यूसर के लिए बनता है ये आइसो क्वांट में। लेकिन स्पर्श करना मैंडेटरी है इसके अंदर, तभी बनेगा। ऑल्सो नॉन एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें से किसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। अब आप देखो, याद होगा आप लोगों को, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, एक लॉन्ग टर्म में होगा और एक शॉर्ट टर्म में होगा। जब हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तब ये शॉर्ट टर्म में होगा। जब हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये लॉन्ग टर्म में होता है, याद रखना, क्योंकि सवाल को बदलने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि 2024 के और 2023 के पेपरों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सर। अगर एक पेपर को भी ध्यान से किया हो किसी ने और फिर वो अगला पेपर देने जाएगा, तो ऑब्वियस है आधे क्वेश्चन तो सेम ही मिल जाएंगे। अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो। अब देखो, ये सवाल रिपीट हुआ है पिछली बार इसी पेपर के अंदर। अभी हमने देखा एक सवाल को कि एमपी के बारे में पूछा है, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो तो टोटल कितना होगा। अब की बार पूछा टोटल मैक्सिमम हो तो मार्जिनल कितना होगा, तो आपने कहा जी उस समय मार्जिनल, उस समय जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, वो जीरो हो जाता है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज सॉसर शेप्ड, और ये ऐसा होने की वजह क्या होती है, यानी कि ये जो होता है वो तश्तरी के आकार का होगा। अब जो तश्तरी आकार है वो बेसिक तौर पर इसे कहा जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन के हम बनाते हैं और साथ में लॉन्ग रन के बनाते हैं हम लोग। जब ये हम शॉर्ट रन के बनाते हैं, लॉन्ग रन के बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पहले डिक्रीज करता है और बाद में इंक्रीज करता है। ये तश्तरी के आकार का कहते हैं, और इसकी वजह यह है कि जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं तो वो इसको नीचे की तरफ लाती हैं, जब डिस इकोनॉमीज यानी नेगेटिव होती हैं तो ये ऊपर की तरफ जाती है। डिस इकोनॉमीज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से यहां पर देखने से कई बार लगता है कि इस तरह के ऑप्शन में ए और बी दोनों होने की संभावना ज्यादा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सिर्फ याद रखना है आपको, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और मितव्ययताएं जो होती हैं उनकी वजह से। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री प्राइस इज डिटरमाइंड बाई, यानी परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट होती है जिसमें एक फर्म के द्वारा कीमत को स्वीकार किया जाता है, लेकिन कीमत का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, याद रखिएगा, वो किया जाता है उद्योगों के द्वारा। अब उद्योग कैसे करते हैं, देखो, एक फर्म नहीं करती है परफेक्ट कंपटीशन में, उद्योग करते हैं, और वो भी किसकी मदद से करते हैं, डिमांड और सप्लाई की मदद से। जो इंडस्ट्री डिसाइड करते हैं प्राइस, वो सारी फर्म स्वीकार करती हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट कैन ए मोनोपोलिस्ट अर्न इन द लॉन्ग रन। अगर मोनोपोली है, एकाधिकार है, कोई एंट्री नहीं करता है, कोई एग्जिट नहीं करता है, सिर्फ एक फर्म रहती है, तो लॉन्ग रन में आप जानते हो क्या कर सकती है, तो आप कहोगे सर अगर ऐसा है तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं करेगी, सुपर नॉर्मल करेगी, लॉस में नहीं जा सकती। नकारात्मक लाभ का मतलब लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऐसा देखो क्या होता है कि अगर कोई परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मेरी बात समझना। चलिए भाई, मतबर चौहान, थैंक यू भाई, अच्छा गया आपका पेपर, एक बार जरूर बताइएगा मुझे। उत्तराखंड में ASO इकोनॉमिक्स का पेपर था। चलिए बढ़िया बात है, कैसा रहा आपका पेपर एक बार जरूर कमेंट करें। चलिए बताएं मुझे। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा, अगला पॉइंट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है इसके अंदर। देखो यहां पर तीन अलग अलग मार्केट है। पहली मार्केट है कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, यह बात तो सही है। देयर आर 2 सेलर्स इन डिओपोली, तो यह बात भी सही है। डिओपोली में 2 सेलर होते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। और एक मोनोपोली डज नॉट हैव ए सप्लाई कर्व, याद रखना, यह बात भी सही है। जहां एक मोनोपोली होता है वहां कोई सप्लाई कर्व नहीं बनता। इसका मतलब सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है हमें। मार्केट के अंदर हम इसे पढ़ते हैं और मार्केट में हम देखते हैं कि सर ये सारी स्टेटमेंट अलग अलग बाजार से हैं। एक सवाल पूछा गया, अंडर कॉर्नोट डिओपोलिस्ट मॉडल व्हाट चेंज इज मेड बाय द डिओपोलिस्ट। यानी जो आपको मैंने पिछली क्लास में देखो बताया था, पिछले वाले एस्टेट 2024 के पेपर का एनालिसिस करते समय कॉर्नोट मॉडल ये कहता है डिओपोली में कि बेसिक तौर पर जब ये दोनों होते हैं हमारे, तो हर एक फर्म जो होती है वो 1/3 एक तिहाई जो उत्पादन है
उसे कर रही होती है। लेकिन अब की बार सवाल में जो पूछा गया उसको ध्यान में देना है जरूर। अब क्या पूछा गया सवाल में याद रखिएगा, तो किसकी बात करती है, तो हमने कहा प्राइस को वो डिसाइड नहीं करते हैं, वो अपने उत्पादन को करते हैं। और कितना उत्पादन करते हैं, 1/3 उत्पादन करते हैं, 1/3 उत्पादन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व वाज इंट्रोड्यूस बाई, ये जो किंग्ड डिमांड कर्व है, देखो ऐसा डिमांड कर्व होता है, इस डिमांड कर्व को किंग्ड बोलते हैं। इस प्रकार का जो डिमांड कर्व है उसे किंग्ड कहते हैं। और ऐसे को ये कौन से बाजार में होगा, ओलिगोपोली के अंदर। ये याद रखिएगा कौन सा बाजार होगा, ओलिगोपोली। यहां पर एक व्यक्ति है PM स्वीजी के नाम से, पॉल स्वीजी के नाम से बेसिक तौर पर, इन्होंने बताया था किंग डिमांड कर्व यानी ओलिगोपोली मार्केट। द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व करस्पॉन्डिंग टू ए किंग डिमांड कर्व इज, जो सीमांत राजस्व वक्र है किंग डिमांड कर्व के अनुरूप, वो क्या होता जाता है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे कि हो सकता है ये सवाल या तो गलत किया इन्होंने, क्योंकि देखो जो एक्चुअली याद रखना, ये जो डिमांड कर्व होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका सही जवाब जो दिया गया वो मैं आपको बताऊं, लेकिन देखो जो डिमांड कर्व होती है, जो डिमांड की लाइन होती है, आपको याद रखना ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन नहीं होती है, ये एवरेज रेवेन्यू की लाइन होती है। क्योंकि डिमांड लाइन और एवरेज रेवेन्यू की लाइन जो होती है वो दोनों बराबर होती हैं। अगर इस सवाल में एवरेज रेवेन्यू पूछा होता, औसत राजस्व पूछा होता, तो जवाब होता टूटने वाला। लेकिन सवाल में तो पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है वैसे सवाल में। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सवाल गलत है बेसिकली, लेकिन फिर भी इसका सही जवाब जो इन्होंने माना है, एस्टेट में माना गया, वो टूटने वाला। ये बात ठीक है, पर ये औसत राजस्व होता है ना कि मार्जिनल। इसलिए मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर गलत होना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए पूरा। चलिए, द डिमांड कर्व फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी उत्पादन के साधन, उत्पादन के कारक हैं, उनका जो डिमांड कर्व है बताइए वो कैसा होगा। तो जो उत्पादन के साधन, उत्पादन के कारक हैं बेसिकली, उनका जो फंक्शंस होते हैं, उसके जो कर्व फैक्टर्स की जो डिमांड है वो सारी डिराइव्ड कहलाती है, क्योंकि हम तो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। अब उस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनके डिमांड प्रोडक्ट की वजह से हुई, उसको डिराइव्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नॉट ट्रू है। इस सवाल को मैं अभी स्किप कर रहा हूं भाई, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। रेंट अराइज एज ए सरप्लस ऑफ, जो कि रेंट मिलता है, लगान है, वो किस चीज के अधिशेष के रूप में उत्पन्न होता है, यानी किस चीज से मिलने वाला प्रॉफिट है, किस चीज से मिलने वाली बात है। तो याद रखिएगा जो किराए के बारे में टर्म दी गई है, लगान कहा गया है, वो ये कहा जाता है वो अधिशेष है, वो एक सरप्लस अमाउंट है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर जो सरप्लस अमाउंट है, उत्पादन की लागत है, उसके अधिशेष के रूप में जो उत्पन्न होता है उसी को रेंट कहा जाता है। और रेंट क्या आप जानते हो एक मॉडर्न थ्योरी भी है, रेंट एक क्वासी रेंट की थ्योरी भी कहते हैं, और एक रेंट की रिकार्डो थ्योरी भी है। रिकार्डो के द्वारा यह उत्पादन लागत के अधिशेष के रूप में होगा। चलिए, इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटरमाइनेशन, वेजेस आर डिटरमाइंड बाई, यानी जो किसी की मजदूरी है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, किसी इंसान को किसी भी काम के बदले कितना पैसा मिलना चाहिए, किसके द्वारा निर्धारित होता है। अब जानते हैं बिल्कुल ऐसा ही सवाल टीआरई के पेपर में, टीआरई 3 में ऑलरेडी आया था। अगर सवालों को ध्यान से पढ़ा हो किसी ने और क्वेश्चंस के ऑप्शंस को अगर देखा हो उसने, तो यह सवाल आया था कि सीमांत उत्पादन, कि कोई कितना उत्पादन करता है, उसका उत्पादन क्षमता कितनी है, उस उत्पादन पे डिपेंड करेगा कि उसकी मजदूरी क्या होनी चाहिए। आज के समय में जो जितना उत्पादन करेगा उसी के आधार पर ही उसको, ठीक है, वेतन निर्धारण का जो तरीका है वो उत्पादन के आधार पर होगा। इसका ऑप्शन जो दिया गया उन्होंने आंसर के रूप में वो सी दिया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए गए। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आंसर की में क्या दिया गया है, बल्कि आपको खुद पर भी ध्यान देना होगा कि जो वेतन यानी वेजेस की बात की गई, जो मजदूरी की बात की गई, लेबर को देने वाले, और ये टीआरई 3 में भी आया हुआ सवाल है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए भाई, अगला सवाल है कि वेतन निर्धारण सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति में क्या होती है। अब देखो यही सवाल ऑलरेडी पूछा गया एस्टेट 2024 में, लगभग ऐसे ही ऑप्शन दिए गए पर उसका आंसर कुछ और माना गया।
लेकिन जब 2023 में यही सवाल पूछा गया था तब उसका आंसर और कुछ मान लिया गया। सेम ऑप्शन से लगभग लगभग 2023 में 2024 में सेम क्वेश्चन दिया गया, फिर भी आंसर अलग अलग है। इससे पता चलता है कि आंसर की पर भरोसा करना इतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी गलतियां इस बार के टीआरई पर भी चैलेंज की बात आई थी भाई, उसमें भी 2-3 सवाल ऐसे लग रहे थे जो गलत थे। इसके अंदर जो दिया गया है वो एकाधिकारी और क्रेता एकाधिकार के बीच में बात की गई। लगभग लगभग यहां पर देखें तो बी और सी, तो टाइपिस्ट ने गलती कर दी है लगता है। नहीं भाई, टाइपिस्ट ने कोई गलती नहीं की है। सोचिए अब ये इतनी बड़ी गलती है और इसके बाद इसमें आंसर भी दे दिया जाता है। सर इसमें देखो बी और सी, जरा ध्यान से देखो, ये रियल पेपर में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। बी मानोगे सी मानोगे, इनको आंसर भी बना दिया है, जबकि इसका सही आंसर ए होगा कि ट्रेड यूनियंस जो है और उत्पादन की जो फर्म्स हैं वो सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति की बात करते हैं, उसके आधार पर वेतन निर्धारण होता है। यानी एग्जैक्टली कोई बाजार तय नहीं करता। और वैसे भी अगर आप बी मानोगे तो सी क्यों नहीं, सी मानोगे तो दोनों सेम ऑप्शन दे रहा है कि ये एग्जाम के अंदर हुआ है, सोचिए। इसलिए कहते ना ये बिहार है। चलिए, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा बताया गया है? इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। जो इनोवेशन थ्योरी है प्रॉफिट की, इसको प्रोपाउंड किया गया, इसे बनाया गया, इसे बताया गया है किसके द्वारा? तो हम जानते हैं कि सर जो लाभ का नव प्रवर्तन, जो इनोवेशन थ्योरी की बात की जाती है वो शुम्पिटर के द्वारा। जेबी क्लार्क ने इसकी डायनामिक थ्योरी दी है, नाइट ने इसकी अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी है। ये सारी थ्योरीज हम अलग अलग से याद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इज इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जब हम इनकम के सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं तो उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं? क्वेश्चन में क्वांटिटी कहां से टर्म आ गई, चलिए हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कहां से इस टर्म को जोड़ा गया है। तो यहां पर वास्तविक है, पूंजी प्रवाह है, ए और बी दोनों है या नहीं है, तो फ्लो ऑफ इनकम की बात है। ये जो शब्द है क्वांटिटी, ये कहीं गलत आ गया भाई, ये जो शब्द है ये गलती से आ गया है। तो आप कहोगे जो आय का जो प्रवाह होता है, जब हमारे पास दो होती हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म होते हैं, जब हम रिसोर्स देते हैं और जब हम रिसोर्स लेते हैं, जो हमारी गुड्स और सर्विस का फ्लो है वो रियल फ्लो है, और जो हमारी इनकम का फ्लो है वो मनी फ्लो है। यानी एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है, दोनों फ्लो होते हैं, एक गुड्स और सर्विस का और एक पेमेंट का फ्लो होगा। इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल है, मध्यवर्ती वस्तुओं का एग्जाम्पल है? घरेलू पार्टी के लिए मिठाई बनाने में चीनी का उपयोग करना, एक शोधकर्ता के अध्ययन कक्ष में जो कंप्यूटर स्थापित है उसकी बात करना, एक परिवार द्वारा खरीदा गया फर्नीचर जो होगा उसको करना, या पुलिसिंग में प्रयुक्त वाहन जो होगा, व्हीकल्स होगा यूज्ड इन पॉलिसिंग, तो पुलिसिंग में स्थापित होने वाला। देखो अगर कोई फैमिली परिवार के लिए अपना फर्नीचर लेती है तो ये तो मध्यवर्ती वस्तु हो ही नहीं सकता, बात समझना। अगर घरेलू पार्टी के लिए, क्योंकि वो चीनी भी खरीद कर ला रहा है उससे मिठाई, अब वो बेचने के लिए पर्पस से ले रहा होता तो चीनी जो हो जाती वो आपकी मध्यवर्ती हो जाती, लेकिन घरेलू पार्टी के लिए कर रहा है तो वो इसमें नहीं होगी। एक शोध करता है कि वो शोध को, उस रिसर्च को अपने लिए कर रहा है भाई, और अपने लिए उसने कंप्यूटर खरीदा है, वो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको जनरली तौर पर आगे किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए अब मान लिया जाएगा कि इसका डी ऑप्शन हो सकता है कि जो पुलिस व्यवस्था है उसके अंदर जिन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए राइट आंसर कि पुलिसिंग में जो प्रयुक्त वाहन होगा, जो व्हीकल यूज हो रहा है, वो एक इंटरमीडिएट की तरह से होगा, क्योंकि इसके बाकी के आंसर रॉन्ग है। अगर ये घरेलू पार्टी के लिए मिठाई नहीं बना रहा होता, कोई दुकानदार, कोई व्यक्ति मिठाई बनाकर बेचने का काम कर रहा होता, तो याद रखना इसका ए आंसर हो जाता उस केस में। डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? जब रिसेशन आना शुरू होता है तब हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी कम हो जाती है। किस वजह से ऐसा होता है? कि मंदी के दौरान जो कुल मांग है हमारी वो कम होने लगती है। देखो याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बेरोजगारी हो, आप कहोगे बेरोजगारी की वजह से होगा। अगर मैं कहूं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल, तो आप कहोगे दोनों पॉसिबल हैं, कोई सी भी हो। देखो जितनी भी बेरोजगारी होती है वो सारी की सारी इनवॉलेंट्री होती हैं, क्योंकि आपको याद रखना है कि वॉलेंट्री वो है जब इंसान अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता, और नॉन वॉलेंट्री वो है जब इंसान कार्य करना चाहता है पर उसे कार्य नहीं मिलता। इसका अर्थ यह बन रहा है, याद रखना,
कि जब दोनों केसेस के बारे में बात होगी तो आपने कहा जितने भी टाइप होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो सारे के सारे टाइप जो होते हैं वो अनैच्छिक। तो सारी बेरोजगारी होती है उस समय, सीजनल भी होती है, फ्रिक्शनल भी, स्ट्रक्चरल भी, सारी टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हैं। और वो सारी टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलेंट्री में आ जाती हैं, याद रखना, सारी आती हैं इसके अंदर। इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। इन्वेस्टमेंट इन ए केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन इज, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? जो इन्वेस्टमेंट है हमारा वो किस पर डिपेंड करता है? जो केनेजियन थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल जो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है, हमारी धन आपूर्ति, मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है। ये बहुत सारे हमें ऑप्शन दिए गए, देखो हमारी सेविंग पर डिपेंड करता है, हम कितना सेव करते हैं, हम कितनी बचत कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो बचत होती है ना वही हम इन्वेस्टमेंट के रूप में आगे लेके जाते हैं। तो पहले बचत करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के रूप में लेके जाते हैं, पर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट, कंफ्यूजन है भाई, क्या आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है। बहुत सारे ऑप्शन है देखो, और ऑप्शंस में कई बार चीजों में, क्योंकि इसमें कई बार ना जो टर्म्स दी जाती हैं, देखो यहां पर एक सवाल दिया गया है, एन इनवर्ड शिफ्ट इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल विल लीड टू। देखो वो ये कह रहा है, इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ आना, जब अंदर की तरफ कोई चीज आती है वो घटने की बात करती है। देखो इस सवाल में कह रहा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो MEC है हमारा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, यानी हम जो पैसा लगा रहे हैं और उसके बदले में जो रिटर्न मिल रहा है ना, जो उसके बदले में बेनिफिट मिल रहा है, वो जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मान लीजिए कैपिटल के रूप में, जो रिटर्न आ रहा है वो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी कम हो रही है। अब जब वो कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इनवर्ड हो रही है, तो इसका मतलब ये कि इंसान को जब पैसा कम मिलेगा तो फिर इसका मतलब है वो डिमांड भी कम करेगा। देखो हमेशा याद रखो, जब कोई चीज इनवर्ड शिफ्ट होती है ना, वो मोस्टली क्या करती है, घटाने को दर्शाती है, और जब वो कोई आउटवर्ड शिफ्ट होती है तो बढ़ाती है। जैसे PPC कर्व में आपने देखा, जब वो आउटवर्ड जा रहा था तब हमने कहा कि उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा, इनवर्ड होगा तो घट जाएगा। When the supply of money remains the same, अगर मनी की सप्लाई सेम रहे और द डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाए तो इससे क्या होगा। देखो ध्यान से सुनना, ये डिमांड होती है मनी की, याद रखना, ये मनी की सप्लाई है, ये कह रहा है रिमेन सेम, सेम रहेगी मनी की सप्लाई, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसी लाइन होगी और जो डिमांड फॉर मनी है वो इंक्रीज हो जाए। मान लीजिए डिमांड फॉर मनी है, मनी की डिमांड इस तरह का कर्व होता है, और अगर ये इंक्रीज हो जाए तो ये मान लीजिए ऐसा हो जाएगा, ये नई लाइन ऐसी हो जाएगी। ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब मुझे बताना इससे आपको क्या नजर आ रहा है। सर इधर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और इधर आपकी वाई यानी इनकम होती है। इनकम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ब्याज दर पे फर्क पड़ेगा। ब्याज दर जो है सर वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा की मांग जो है वो ब्याज दर का निर्धारण करते हैं और आय का निर्धारण करते हैं। मनी की सप्लाई पे कह रहा है वो कोई चेंज ना हो, जो मनी की डिमांड कर्व होता है वो इस तरह से बनता है, यानी पहले ये रिलेशन बन रहा था, अब ये नया वाला बनेगा। ब्याज दर जो है वो बढ़ जाएगा, आय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बात समझ रहे हैं भाई। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिएट मनी। फिएट मनी किसे कहा जाता है। देखो ये जितने भी नोट हमारे पास होते हैं वो सारे नोट हमारे क्या हैं, फिएट मनी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इसलिए लागू है हमारे पास क्योंकि सरकार ने इसे बैक्ड किया हुआ है, सरकार ने इसे मान्यता दी है। अगर सरकार इसे मान्यता ना दे तो ये चलेंगे नहीं। जो सरकार द्वारा जारी, लेकिन उसके बदले में कुछ रखा नहीं गया है, सरकार ने इसके बदले में कुछ रखा नहीं है, यानी सरकार ने इसके बदले में कोई बहुत ही फिजिकल वैल्यू नहीं रखी है। आजकल ऐसा नहीं होता कि गोल्ड रखने के बाद नोट छापा जाए, और इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं होती है। तो जो मनी गवर्नमेंट इशू करती है और उसको किसी फिजिकल कमोडिटी से बैक्ड नहीं किया जाता, उसके बदले सोना चांदी नहीं रखा जाता, सरकार की मान्यता पे चलती है, या ये कहिए जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अधूरा इसलिए है क्योंकि इसमें मेरे पास जो पेपर मिला मुझे उसमें ये अबव फिगर के ऊपर एक सवाल है, फिगर दिखाई नहीं दी गई। ये सवाल इसलिए मैं मिस कर रहा हूं। यहां पर एक चित्र के ऊपर बना हुआ सवाल है, लेकिन वो चित्र पेपर में मिला नहीं, मिसिंग था वो, इसीलिए क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। जो द्विविभाजन का सिद्धांत है, जब हम कहते हैं दो
चर होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो आपको देखो, ये मैंने 2024 के स्टेट वाले पेपर में भी कराया था, 2023 में भी आया था कि जो हमारे नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं वो रियल को अफेक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं करते, सिर्फ शॉर्ट रन में करते हैं। नॉमिनल वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे रियल को, नॉमिनल मतलब मनी होती है और रियल का मतलब गुड्स और सर्विस और उनका प्रोडक्शन, जीडीपी। तो नॉमिनल वेरिएबल्स जो है वो रियल वेरिएबल्स को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में करते हैं, याद रखना। तो ये अकॉर्डिंग टू द्विविभाजन यानी दो चर के बारे में बात की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करने के लिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर इसमें धन की आपूर्ति को कम करना हो तो आरबीआई क्या करेगा, क्योंकि धन की आपूर्ति कम होने से महंगाई कम होती है, और जब महंगाई कम होती है बेसिकली तो इसके लिए क्या करा जाएगा। तो धन की आपूर्ति को कम करने के लिए याद रखना, जो यहां पर जो बैंक की दर है उसको कम करेंगे तो आप कहोगे गलत है, बैंकों को ऋण देना प्रोत्साहित करेंगे तो यह भी गलत है, इससे ज्यादा लोन जाएगा, सरकारी बॉन्ड वापस खरीदे आरबीआई तो भी गलत है। आरबीआई जितने गवर्नमेंट बॉन्ड बेचेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सेल करने का काम करेगा, लोग अपना पैसा आरबीआई के पास देंगे तो इससे मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। इफ इंटरेस्ट रेट फॉल इट इज लाइकली दैट, अगर ब्याज दर कम होता है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यह होगा हमारे पास कि ब्याज दर कम हो रहा है यहां पर, तो बताइए बचत बढ़ेगी, कुल मांग बढ़ेगी, क्या होगा ब्याज के दर कम होने पर। तो संभावनाएं ये रहती हैं इस बात से कि हमारी जो डिमांड है ब्याज के दर की कम होने पर जो मांग है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि लोग ज्यादा लोन लेंगे उस केस में और उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल डिमांड को करने में करेंगे। जब ब्याज कम हो जाता है लोग लोन ज्यादा लेंगे। इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस आर, ब्याज की दर और बॉन्ड की कीमत का संबंध कैसा होगा। देखो ये स्पेक्युलेटिव वाला है, ये आप जानते हो स्पेक्युलेटिव केस के बारे में हम बात करते हैं, मुद्रा की सट्टा मांग वाला क्वेश्चन है सर ये, और इसमें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मुद्रा की मांग और ब्याज की दर दोनों में नकारात्मक संबंध होगा, बॉन्ड के प्राइस में और इंटरेस्ट रेट में नकारात्मक संबंध होगा, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज आरबीआई इंडिया लैंड एट बैंक रेट, आरबीआई जो है जब वो लैंड करता है उधार देता है बैंक रेट पर तो किसे देता है, तो आप कहेंगे कॉर्पोरेट वालों को तो नहीं देता सर, पब्लिक सेक्टर पीएसयू को नहीं देता, सिर्फ इनमें से कमर्शियल बैंक होते हैं, क्योंकि आरबीआई बैंकों को या सरकार को ही देता है, इसके अलावा आरबीआई किसी को नहीं देता। द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स गेट डिपोजिटिंग देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द आरबीआई इज कॉल्ड, जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं अपनी एक्सेस लिक्विडिटी को, एक्स्ट्रा अमाउंट को, तो आरबीआई उनको बदले में जो रेट देता है उसे क्या कहते हैं, आरबीआई जो वापस देता है ब्याज के रूप में उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, याद रखिएगा। रेपो रेट पर आरबीआई बैंक से लोन ले, बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं और रिवर्स में आरबीआई बैंक से लेता है। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टारगेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन, जो आरबीआई है वो जब टारगेट करता है तो वो इन्फ्लेशन में कौन से इन्फ्लेशन को लक्षित करके अपनी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है बताइए भाई वो किस पर आती है, तो आप कहोगे सर ये डब्ल्यूपीआई पर नहीं होती, सीपीआई पर होती है, लेकिन सीपीआई में कौन सा, उसे कहते हैं सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई कंबाइंड वाली जो टर्म होती है वो बेहतर होती है। इनमें कौन सा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर एमएसएफ ये भी होगा, रेपो रेट भी होगा, बैंक रेट भी होगा, ओपन मार्केट, सारे ही ठीक है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चारों ही ठीक है इसके अंदर, आंसर के रूप में चारों ही ठीक है भाई, 1 2 3 और 4 सही है इसके अंदर जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। What does a bank do if there are no excess reserve? अगर किसी बैंक के पास रिजर्व्स ना हो तो वो क्या कर सकता है इनमें से, अगर बैंक के पास रिजर्व ना हो, उसकी कमी हो जाए तो ग्राहकों से ऋण वापस लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऋण तो अपने टाइम पर ही ग्राहक वापस लौटाएगा, ग्राहक से लेन देन को रोक देगा, ऐसा भी नहीं करेगा, उच्च ब्याज दर निर्धारित करेगा, ऐसा भी नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है या तो आरबीआई या किसी अन्य बैंक से
उधार लेता है और फिर वो पैसा आगे चलाता है, क्योंकि आरबीआई या किसी बैंक से उसे बहुत कम ब्याज पर लोन मिल जाता है जो आगे ग्राहक को ज्यादा ब्याज पर दे पाता है। तो ऐसा तो नहीं कि वो करने बंद कर देगा, लेकिन बस ये होगा कि वो अपने तरीके को चेंज करके बैंक से आरबीआई से उधार लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक? एक बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? देखो याद रखना, बैंक के बहुत सारे तरीके के फंक्शन होते हैं। जमा करना और एडवांस देना ये प्राइमरी फंक्शन होते हैं। क्रेडिट क्रिएशन करना ये इसका टर्शरी यानी तृतीयक फंक्शन कहलाता है, ये भी प्राइमरी है 1 2 3। लेकिन चेक के द्वारा पैसे जमा करना, डिमांड डिपोजिट या इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट बनाना, डेबिट क्रेडिट कार्ड करना, लॉकर की फैसिलिटी देना, ये बिल्स वगैरह को एक्सचेंज करना, ये हमारे पास सेकेंडरी है। जमा करना, लोन देना और क्रेडिट क्रिएशन करना, इस फ्लो को बनाना, ये सारे के सारे प्राइमरी कहलाते हैं। सवाल में सेकेंडरी पूछा था। लाफर कर्व जो है वो किसके बीच के संबंध को बताता है? इसलिए मैं कहता हूं मैं छोटी छोटी वीडियोस लेकर आता हूं आपके लिए कैरियर विल के टीजीटी पीजीटी चैनल पर, और आप देखें भाई इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो उसमें मैंने आपको लाफर कर्व के ऊपर भी क्लास कराई हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंसेप्ट दिए हुए हैं, और अगर किसी का अब भी गलत हो जाए उसको पढ़ने के बाद तो फिर ऑब्वियस है उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यह टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में होने वाले उल्टा यू आकार का जो बनता है उसको बताता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पहले इंक्रीज करेगा रेवेन्यू और फिर डिक्रीज करता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ 14th? अभी तो 15th के चेयरमैन भी हो चुके हैं, 16th के भी हो चुके हैं, लेकिन सवाल में 14th के पूछे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये क्लास रोज होती है क्या मुनेश पटेल ने? भाई ये रोज तो नहीं होती है क्लासेस, लेकिन मैं हर कुछ दिन के गैप पर ही आपके लिए एक क्लास लेकर आता हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखाने का काम करता हूं कि भाई ये सवाल आए हुए हैं, इसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आपने कहा इसके हैं वाई वी रेड्डी। तो अभी हमने आधा पेपर देखो एनालिसिस कर लिया है, आधा पेपर का डिस्कशन कर लिया है हमने क्लास के अंदर, अभी आधा पेपर बाकी है। लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं एस्टेट के अंदर, कुछ बिहार रिलेटेड भी होते हैं जो मैं नहीं कराता क्लास में, लेकिन फिर भी बाकी तो हम करेंगे ही। जैसे प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में से क्या घटाने से मिलता है? देखो जो प्राइमरी डेफिसिट निकलता है इसका एक फॉर्मूला रहता है कि जितना फिस्कल डेफिसिट है हमारा उसमें से हमने जितना भी इंटरेस्ट दिया होता है, ब्याज दिया होता है, यानी हमारे कुल उधार में से ब्याज की धनराशि घटा दी जाए तो रिमेनिंग वाले अमाउंट को हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। भाई एक बार इस इवेंट को सभी लोग शेयर कर दें जरूर, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई ये चैनल आप जानते हैं अभी बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं इसके अंदर और इसको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और ये चैनल जितना बेहतर होगा, जितने लोग जुड़ेंगे, हम भी उतने ज्यादा एफर्ट्स आपके लिए लगातार करेंगे। तो बिल्कुल करते रहेंगे भाई इसके लिए। तो आपने कहा इसमें से ब्याज को घटाने से हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन टू द बायर इज डिपेंड ऑन। देखो ये इस बात पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, नंबर ऑफ बायर कितने हैं, प्रोडक्ट की होमोजीनियस नहीं, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। जो इलास्टिसिटी है डिमांड और सप्लाई की ना, वो तय करती है कि उस प्रोडक्शन टैक्स का जो बर्डन है वो एक्चुअली किसके ऊपर जाएगा। बाजार के अंदर इलास्टिसिटी जो है वो तय करती है। वाइजमैन पिकॉक, इसको अलग तरीके से भी लिखते हैं वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस जो है, ये जो थ्योरी है इसके बारे में मैं अलग से कराऊंगा आपको, क्योंकि काफी लंबी थ्योरी है, समझानी पड़ेगी पहले पूरी थ्योरी एंड देन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सवाल 2024 के एस्टेट में भी रिपीट कर दिया गया था एज इट इज, सेम टू सेम, याद रखना। तो आपने कहा ये सारी बातें ही सही है, सारे इफेक्ट दिएगा इसमें। वाइजमैन पिकॉक जो पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेट करती थ्योरी, इनमें कौन सा एक टैक्स है जो कॉमोडिटी पर नहीं लगता, यानी कि किसी वस्तु पर नहीं लगता। इनमें से वो टैक्स कौन सा है जो किसी वस्तु पर नहीं लगता? आपने कहा एक्साइज वस्तु पर लगता है, इनडायरेक्ट है। कस्टम वस्तु पे लगेगा इनडायरेक्ट, ऑक्ट्रोई भी वस्तु पर लगेगा इनडायरेक्ट होगा। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है किसी कंपनी के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स। ये कमोडिटी पर नहीं, ये प्रॉफिट पर होता है। ए ड्यूटी लेविड ऑन गुड्स एंटरिंग इन अ सिटी, अगर कोई सामान आप किसी शहर में लेकर जाते हैं और उस पर जो टैक्स लगा करता था जीएसटी आने से पहले तक, उस टैक्स को चुंगी कहते थे, ऑक्ट्रोई कहते थे।
किसी शहर में एंटर कर रहे हैं। एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एजुकेशन किस चीज का एग्जाम्पल है? एजुकेशन और हेल्थ, याद रखिएगा। इसे मैरिड गुड्स कहते हैं, ये मैरिड गुड्स कहलाती हैं। एजुकेशन और हेल्थ को मैरिड कहते हैं। जो हमारे पब्लिक गुड्स होती है, जैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, हमारे पार्क्स हैं, हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये पब्लिक गुड्स में आती हैं। व्हेन विच टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर, कौन सा है जो किसी अनदर पर शिफ्ट नहीं होता? देखो, जब भी कोई डायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी पे ट्रांसफर नहीं होता। अब इनमें से अगर आप ध्यान से देखो, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स ये डायरेक्ट है, और जो डायरेक्ट है वो कभी किसी पे ट्रांसफर नहीं होता, जिस पर लगेगा उसको ही देना पड़ेगा, ग्राहक नहीं देगा उसकी जगह। जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसके हिसाब से केंद्र राज्य सरकारों को टैक्स कलेक्शन का कितना देगा? तो आप कहोगे 41%, 41%, 41% देगा केंद्र जो है वो राज्य की सरकारों को 41% बंटवारा। किस ईयर में जीएसटी को लाया गया था? आप जानते हो, जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम करा गया, यानी जोड़कर लाया गया 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी बना। एग्रीकल्चर पर लगने वाला जो इनकम टैक्स है वो कौन लगाता है? एग्रीकल्चर की इनकम पर लगने वाला टैक्स ये किसके द्वारा होगा? आप कहोगे ये राज्य सरकार लगाती है। कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी सजेस्ट करती है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज शुड फोकस ऑन डेवलपिंग देयर इंटरनल मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स? यानी जो भी गरीब देश हैं उनको अपने देश की बाजार पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरे देश से मिलने वाले सामान पर। देखो, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन। इसमें कंपनीज क्या करती हैं, जो ये हमारा प्रतिस्थापन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं, क्योंकि घरेलू उद्योगों का जितना लाभ होगा उसकी बात कर जाती है आयात प्रतिस्थापन। यानी इंपोर्ट को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? हमारी डोमेस्टिक चीजों से, ताकि विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाए। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 लक्ष्य हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बताए हैं, उन 17 में से बताओ कौन इसमें से है जो शामिल नहीं होगा? तो इसमें आप देखोगे नेशनल सिक्योरिटी, ऐसा कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे गोल्स में नहीं आता। लॉरेंस वक्र का उपयोग करके गिनी गुणांक की गणना करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो, लॉरेंस कर्व में पूर्ण समानता की विकर्ण रेखा होती है। देखो, लॉरेंस कर्व होता है और इसमें ये वाली जो लाइन होती है वो समानता रेखा होती है। इस लाइन को हम इक्वालिटी लाइन यानी समानता रेखा कहते हैं। और अब किसी भी देश की लाइन जो बनती है ये उसकी एग्जैक्ट लाइन होती है। इसके बीच में जो आता है, जो यहां से यहां तक, ये डिफाइन करता है कि उसके बीच में असमानता कितनी होगी। तो आपने कहा ये लॉरेंस वक्र और उसके बीच में जो विकर्ण रेखा के नीचे का क्षेत्रफल है, नहीं, उसके अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल है, उसके जो अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है उसकी बात करता है। उन दोनों के बीच में आने वाले क्षेत्रफल की बात करता है। इन दोनों के बीच में जो लॉरेंस वक्र है और उसके बीच में आने वाला जो पूरा क्षेत्र है, उसके अनुपात से निकलता है गिनी कोएफिशिएंट। विच अप्रोच टू स्टेट इंटरवेंशन एम्फेसाइज, राज्य का हस्तक्षेप। अब आप मुझे बताएं, राज्य मतलब सरकार को कहते हैं, और जब वस्तु और सेवाओं में किस तरह की चीजों की बात की जाती है तो आप कहोगे उसको लेसेस फेयर नहीं कह सकते, उसको मार्केट ओरिएंटेड नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जिसमें करे उसको इंटरवेंशनिस्ट या फिर उसे समाजवादी व्यवस्था कहेंगे, उसी को समाजवादी व्यवस्था कहेंगे। हस्तक्षेपवादी को ही समाजवादी कहते हैं। आर्थिक विकास में जनांकिकीय लाभांश वर्ड क्या होता है? ये जो जनांकिकीय लाभांश शब्द है, ये जनांकिकीय लाभांश क्या होता है? जब उम्र जो है 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के जो लोग हैं ना, इनकी संख्या देखो ज्यादा होती है। जब 15 to 64 ईयर जो एज है,
जब इन लोगों की संख्या देश में ज्यादा हो, यानी वर्किंग एज, काम काज वाली एज जो है ना, उसकी संख्या, युवाओं की और कामकाज वालों की। चलिए भाई, अकॉर्डिंग टू रैगनर नक्स, हाउ कैन कंट्रीज ब्रेक फ्री फ्रॉम द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि कैसे वो उस सर्कल को, उस दुष्चक्र को, जो हमारा निर्धनता का दुष्चक्र है, उसको तोड़ सकती हैं। ये सवाल लगभग लगभग वहीं से पूछा गया 2024 के एस्टेट में। सेम सवाल फिर पूछ लिया गया था, बचत करके, निवेश करके और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लाकर, इस सर्कल को यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके। Which of the following is not a part of Rostov stage of economic development? देखो, रोस्टोव ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है जिसमें 5 स्टेज बताई हैं, 5 स्टेज बताई, जिसमें एक स्टेज है टेक ऑफ करना, उड़ान भरना, एक है ड्राइव टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की ओर जाना, एक है मास कंजम्पशन, एक है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, और एक है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये एक रोस्टॉव की थ्योरी है हमारी। तो रोस्टॉव की थ्योरी में पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऐसा कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा 5 स्टेज में। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड्स किसे कहा है? इनविजिबल हैंड नाम की किताब भी है एडम स्मिथ की, और इनविजिबल हैंड किसे कहा गया है? इनविजिबल सॉरी, तो इनविजिबल हैंड्स का मतलब है बाजार अपने आप चलेगा, लोगों की भलाई करेगा, लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा। बाजार में सरकारी नियमन नहीं होना चाहिए। बाजार जो है वो सामान्यतः भलाई को देगा बढ़ावा, जो भी व्यक्ति उसमें जुड़ेंगे उन सबको मार्गदर्शन देगा, बाजार के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। क्योंकि एडम स्मिथ समाजवाद नहीं चाहते, एडम स्मिथ पूंजीवाद चाहते हैं। इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड था? इंडिया की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप कहोगे सर ये दूसरी महालनोबिस मॉडल, पहली थी हेरोड डॉमर मॉडल। व्हाट इज अ पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, हमारे देश में भी होती है, ऑब्वियस है, तो उसका एडवांटेज क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर अगर हम एडवांटेज करते हैं तो हम दूरदर्शी, जो लॉन्ग टर्म्स, क्योंकि 2024 में सेम पूछा गया, वैसे इसका आंसर सी भी होने की संभावना है, लेकिन इसका आंसर ए माना गया था, और हमने भी इसका आंसर लास्ट क्लास में भी ए बताया था। ये डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो उनको डायरेक्ट करता है और उनको टुवर्ड्स करता है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में। हेरोड डॉमर मॉडल्स, ये मैं अलग से थ्योरी कराता हूं हमेशा। फिलहाल इस सवाल का आंसर तो मैं करूंगा, लेकिन इस सवाल को मैं बता दूं, अलग से हम थ्योरीज बनाते हैं और उसमें मैं आपको हेरोड डॉमर मॉडल्स, सोलो मॉडल्स और इसके अलावा जो हमारा कॉर्नोट मॉडल्स वगैरह हैं, उन सब थ्योरीज पर मैं बात करूंगा। उस समय आप देखेंगे इस सवाल के बारे में। वैसे अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसके आंसर के बारे में जानना, अभी तो मैं बता सकता हूं भाई, इसमें विकास दर की बात की गई है कि जो प्राकृतिक विकास दर है उसके साथ परिवर्तन होना, उसके साथ साथ परिवर्तन होने को दर्शाया गया है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट किसने? ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है सर। ये सवाल अगर किसी ने ध्यान से पिछला वाला सवाल पढ़ा होगा तो भी बता देगा, रैगनर नक्स के द्वारा है। तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। अब देखो 2024 में क्या करा एग्जाम में, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज पूछा, जो एडम स्मिथ ने दिया था, और डेविड रिकार्डो ने जो दिया है उसका नाम है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो होता यही है ना सवाल में। अब कोई समझाएगा तो आपको यह भी बताएगा ना कि एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी है। हेक्सर ऑलिन ने क्या दिया है? जो हेक्सर ऑलिन की, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी करती है, और ये भी कहते हैं कि जो इनकी थ्योरी है हेक्सर ऑलिन की, तो ये भी याद रखना। इसके अलावा हर्बर्ग की थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। तो उनके हिसाब से जो स्पेशलाइजेशन है ना किसी एक चीज में, वो परमानेंट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, वो जीवन भर नहीं रहेगा। यानी कोई भी चीज में स्पेशलाइजेशन जो होगा आपका ना, वो आंशिक, पार्शियल होता है। 100% कभी किसी के पास स्पेशलाइजेशन नहीं आता। भुगतान संतुलन कहता है मनी का इनफ्लो, मनी का आउटफ्लो, किसी भी दूसरे देश के साथ किए गए लेन देन का संबंध है।
और जब ये किसी भी देश के साथ किए गए लेन देन का संबंध है तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से ये असंतुलन हो सकता है, यानी इसमें इनफ्लो भी ज्यादा हो सकता है, आउटफ्लो भी, असंतुलन हो सकता है किसी भी कारण से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड से हम किस चीज का लाभ नहीं ले सकते भाई? अगर इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो उससे क्या लाभ नहीं होगा? अब इंटर ट्रेड से जनसंख्या का क्या लेना देना है सर? ट्रेड होने या ना होने से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं होता। आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सभी जानते हैं भाई, ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया। वैसे तो 1945 में 27 दिसंबर को हुई है, बट वो 1946 माना जाएगा। इसमें 27 दिसंबर 1945 को वैसे हुई है। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य नहीं है, डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य नहीं है। देखो, व्यापार के लिए काम करना, विश्व में व्यापार के लिए काम करना तो ठीक है, विकसित देशों के लिए काम नहीं करता अकेला, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो है वो अकेला विकसित के लिए तो काम नहीं करता सर। वो विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, पूरी दुनिया के लिए काम करता है, क्योंकि सिर्फ विकसित देशों की बात करें तो नहीं हो सकता। ये एक सवाल है जो करंट अफेयर पर बेस्ड है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा। करंट अफेयर का सवाल था वो। जो एमएसएमई होते हैं उसकी अपर लिमिट क्या होती है इस अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो? देखो, कोई भी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक हो या टर्नओवर 5 करोड़ तक, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो या टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, उसको हम माइक्रो कैटेगरी में रखते हैं। 10 करोड़ तक हो जाए तो स्मॉल में रखते हैं, 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो जाए तो मीडियम में रखते हैं। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे कहता है इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने पीक पर होगा। यह समय बदलता रहता है, लेकिन यह सवाल में 2041 कहा गया, जिस समय इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा आबादी हो जाएगी, मतलब इंडिया, उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होगा। धीरे धीरे 2041 के बाद जो है वो कमी आनी शुरू होगी, क्योंकि इंडिया में फिर लोग बूढ़े ज्यादा होंगे, जैसे आज के वक्त चाइना में ज्यादा बूढ़े हो रहे हैं सर। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? दालों के लिए तो येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति थी। जूट के लिए गोल्डन फाइबर आया था, गोल्ड के लिए नहीं था। हॉर्टिकल्चर और हनी, शहद और बागवानी के लिए। रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट से। वैसे इसका बजट 2017-18 होना चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी 2017 को पेश किया था वो 17-18 का, पर ऑप्शन में ही नहीं दिया गया 17-18। ये सवाल गलत है वैसे, पर इसका जवाब दिया है 16-17, क्योंकि आखिरी बार रेलवे का बजट 2016-17 में आया, पर जवाब ये ठीक नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सवाल मेरे हिसाब से तो पूरी तरह गलत है। सवाल में अगर मर्जर लगा रहा है तो 2017-18 लगाना चाहिए, वो दिया नहीं गया ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई? इनमें से आरबीआई का काम क्या नहीं है? आरबीआई का क्या काम नहीं है? तो आप कहोगे करेंसी इशू करना, पॉलिसी बनाना, गिविंग डायरेक्ट लोन टू बिजनेस। बड़े कारोबारियों को आरबीआई तो नहीं दे सकता ना डायरेक्टली। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आती है? ये सारे सवाल 2024 के स्टेट में भी थे। अब सोचिए जरा पेपर बनाने वाले के बारे में, कि वो इतना भी ध्यान नहीं है पेपर बनाने वाले को, उसने 2023 में पूछा हुआ सवाल फिर 2024 में पूछ रहा है, अपने ही पेपर में पूछ रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बट कर रहे हैं वो। ये बिहार है, मैंने कहा ना, यहां सब कुछ हो सकता है। इनमें भारत में हरित क्रांति की जब आलोचना की जाती है तो इसको क्यों किया जाता है ऐसा? हरित क्रांति की आलोचना करने के पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि इससे हमारी लागत ज्यादा आ रही है, इससे हमारी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जा रही है अब लगातार, लेकिन इससे हमारी जो मृदा है उसमें भी नुकसान हो रहा है। जो प्रदूषण है वो जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम के लिए लोन देता है, इसका क्या मतलब है? तो आप कहोगे कृषि के विकास के लिए बैंकों और संस्थानों को ये रीफाइनेंस करता है, और वो बैंक फाइनेंस जो है वो कस्टमर को लोन देते हैं। नाबार्ड कभी डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देता, नाबार्ड डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देता। डब्ल्यूटीओ में जब भी भारत कहता है एग्रीकल्चर पे बात करता है तो क्या स्टांस रहता है? मतलब भारत किस पक्ष में खड़ा होता है डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में?
तो जब भी WTO का जिक्र आता है और भारत उसकी बात करता है, याद रखना, तो भारत अपने छोटे किसान जो हैं, अपने किसानों की रक्षा के पक्ष में खड़ा होगा। इंडिया का स्टांस हमेशा अपने इंडिया के लिए रहता है, उसकी सब्सिडी पर रहता है। अब ये सवाल है, जैसे ये तो लगातार बदलने वाला सवाल है कि भारत लगभग कितना खर्च करता है अपनी GDP के रेस्पेक्ट में, लगभग 3% के करीब अपना शिक्षा पर खर्च करता है। भारत जो है अपनी GDP पे लगभग GDP का 3% के करीब अपनी शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करता है, लगभग फैक्ट है ये। इंडियन इकोनॉमी में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो लगभग 50% का योगदान करता है GDP में, वैसे अब 55% हो चुका है। आप कहोगे सर तो 55% का योगदान कौन करता है? सर्विस सेक्टर करता है, सेवा क्षेत्र करता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर किया जाता है तब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखो, जब भी हम बात अनएम्प्लॉयमेंट की करें, बेरोजगारी की करेंगे, तो आप कहोगे जितने लोग काम नहीं कर रहे वो लोग डिवाइड बाई लेबर फोर्स करते हैं, क्योंकि हमेशा पता है जितने बेरोजगार होते हैं वो लेबर फोर्स में से होते हैं। वो लेबर फोर्स में जितने लोग हैं सब में से, उसमें से जितने बेरोजगार हो गए। ये एक सवाल फॉसिल फ्यूल का है जो ईंधन से रिलेट है, ये मेरी क्लास का हिस्सा नहीं है। बिहार की GDP कितने % बड़ी बिहार का है, बिहार गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया बिहार से है, बिहार गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर पूछा गया। बिहार पर ही एक और सवाल है इंडस्ट्री को लेकर। लगभग ये जी की स्टैटिक का सवाल है कि अगर मोड 25.5 हो और मीडियन 16.5 हो तो बताओ मीन क्या होगा? देखो, मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी अब मुझे मोड दिया है इतना 25.5, 3 मीडियन दिया है 16.5 और इधर है 2 मीन। कैलकुलेशन ठीक है ना भाई? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? 16 3 48, ओह सॉरी 49.5 आएगा। 49 में से ये जाएगा तो 24 और इससे जाएगा तो 12। कीजिएगा, कैलकुलेशन में रॉन्ग था, 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। कोरिलेशन किसके बीच के संबंध को बताता है? तो कोरिलेशन हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच के संबंध को बताता है। साइमल्टेनियस चेंज इन 2 वेरिएबल, चरों में परस्पर निर्भरता, साथ साथ परिवर्तन नहीं, उनके बीच निर्भरता को बताता है कि उनके बीच में कितनी इंटरडिपेंडेंस है। अगर डेरिवेटिव, डेरिनेटिव नहीं डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव किया जाए अगर x की पावर n का तो क्या बनेगा? तो देखो याद रखो, पावर हमेशा नीचे आ जाती है और यहां जो पावर है वो कम हो जाती है डेरिवेटिव करने पर। ये हमने सीखा हुआ है क्लास में, डेरिवेटिव में हमेशा जो पावर ऊपर है वो नीचे आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। ये आंसर होगा। ये कुछ एक सवाल दिया गया कुछ इस तरीके का, ये अलग तरीके का कोई सवाल दिया गया है। मैक्सिमा मिनिमा का कोई सवाल है जिसमें पावर 5 और -5 दी गई है। 5 की वैल्यू को डेरिवेटिव करके 5 भी रख के देखें, -5 रख कर देखें। अगर एक तरफ 5 रख रहे हैं और एक तरफ -5 रख रहे हैं, -5 से लेकर 5 तक की बात करें तो आंसर 0 बनेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू 5 से पॉजिटिव बनेगी उतनी ही 5 से नेगेटिव भी बनेगी। डिफरेंस जो आएगा वो 0 आएगा। ये सवाल वैसे भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है, यानी है तो स्टैटिक का सवाल लेकिन बहुत अलग तरीके का सवाल पूछा गया है। चलिए, तो ये है आज की क्लास और उसके बेहतरीन सवाल। होपफुली आपने ये सारे सवाल किए हैं, अच्छा फील हुआ होगा आपको। इन सवालों को करने के बाद ये पूरा पेपर था। सवाल इसलिए कराना बेहद जरूरी है क्योंकि जब तक आपको अपने लेवल का नहीं पता होगा, अपनी नॉलेज का नहीं पता होगा, तब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। ये बात कंफर्म है। डायरेक्शन सही होनी चाहिए, एफर्ट्स बेहतर होने चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और कोई भी एक्सक्यूज काम ना करे आपका। मैं तो यही चाहता हूं कि भाई सब मेहनत करें और सबको अच्छा रिजल्ट मिले,
सभी लोग आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ये पूरा पेपर मैंने आप लोगों को करा दिया है। होपफुली जल्दी ही मिलेंगे इस चैनल पर एक और क्लास के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।